गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपन वेरी शॉर्ट अति लघुरात्मक क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र हमारे पास दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके प्लेट के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो क्या यह युक्ति संधारित्र की तरह कार्य करेगी? आपका आंसर होगा नहीं। मतलब एक प्लेट का एरिया आधा कर देते हैं, तो जबकि कैपेसिटर की तो क्या कंडीशन है कि दोनों आपके पास प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगी। ओके, अगला देखो। सेकंड, 3 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता आपके पास कितनी दे रखी है, 6 माइक्रोफेरेड। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है, हमें इसके संयोजन से अधिकतम में न्यूनतम धारिताओं का मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम के लिए तो अपन क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू इनको किस में कनेक्ट करोगे बताओ, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि अपन बात करें तो अपने पास C इक्वलेंट या C मैक्सिमम इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये अपने पास हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल बताओ कितना हो गया हमारे पास, 18 माइक्रोफेरेड। क्लियर। और यदि मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि अपन कनेक्ट करते हैं तो 1/C इक्वलेंट मतलब C मिनिमम इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C मिनिमम इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया 3/6। उल्टा करोगे 6/3, तो C मिनिमम इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर। C मिनिमम इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और C मैक्सिमम इज इक्वल टू 18 माइक्रोफेरेड। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किन कारकों पर निर्भर करती है, मतलब किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो मैंने लिखा रखा था आपके पास कि ये किस चीज़ पर निर्भर करती है। एक तो आपके पास निर्भर करती है आकार पर, अगला किस पर, आकृति पर, ठीक है, अगला किस पर, माध्यम की उपस्थिति पर, और अगला किस पर, समीप स्थित अन्य चालकों की उपस्थिति पर। ये मैंने स्टार लगवा के आपको थ्योरी में ही लिखा रखा है। शेप पर, साइज पर, मीडियम पर और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, इन पर ये डिपेंड करती है। अगला, पृथ्वी को यदि गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, ये भी करवा रखा क्वेश्चन। कैसे, यदि गोलीय चालक माने, गोला माने, तो वी नो डेट C इज इक्वल टू क्या होता है, 4πε0 कैपिटल R। और अर्थ की रेडियस अपन जानते हैं कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अगर इसमें वैल्यू लिखते हैं C इज इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ोगे, 1/4πε0, तो 9 × 10⁹, कैपिटल R 6400 और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻3। जब अपन इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आता है 711 माइक्रोफेरेड। कर रखा है अपन ने ये भी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा प्लेटों के मध्य। और जब कह रहा है प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, तो एक पर प्लस सिग्मा, दूसरे पर क्या होगा, माइनस सिग्मा। आपको बता रखा कैसे आएगा, इनके मध्य में प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण इसमें स्वयं अंदर के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के कारण एक ही दिशा में होगी। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और परत के कारण अपन जानते σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, σ/ε0। क्लियर है। अगला देखो, यदि समान धारिता C के n कैपेसिटर दे रखे हैं
और समान धारिता C के n कैपेसिटरों को अपन किस में कनेक्ट करते हैं, आपके पास श्रेणी क्रम में, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तुल्य धारिता, ये भी आपको लिखा रखा है सारे क्वेश्चन थ्योरी में। सीरीज में ऐसे होता है ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स, कितना हो जाएगा n/C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। ओके, अगला देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आपके पास होता है एनर्जी डेंसिटी U/V इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस एनर्जी डेंसिटी की यूनिट लिखो। तो इसकी यूनिट तो एनर्जी की कितनी होती है, जूल, और वॉल्यूम की कितनी होती है, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे 1 नंबर पे। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी जो होती है उसकी आपके पास यूनिट जूल पर मीटर क्यूब होती है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 2 कैपेसिटर दे रखे हैं C1 और C2, उन पे धारिता दे रखी है। यदि इन्हें समान आवेश दिए जाते हैं, इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। तो आपसे पूछ रहा है एकत्रित जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका अपने को रेशो फाइंड आउट करना है। तो अपन कहेंगे पहले कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी Q²/2C1, और सेकंड के अंदर बात करते हैं Q² बोलो कितना 2C2। Q1 और Q2 की तो वैल्यू सेम है, तो वी कैन राइट U1/U2 Q²/2C1 और Q²/2C2। तो Q²/2 आपस में कैंसिल आउट, C2 ऊपर चला गया, इसका मतलब C2:C1। क्लियर है। अगला दिखाएं, ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग असीमित या अनंत आवेश दिया जा सकता है, जिसको इनफाइनाइट चार्ज दिया जा सकता है। मैं ऐसा कंडक्टर जो है वो अर्थ को मान सकता हूँ, क्योंकि यार अर्थ को यदि जीरो पोटेंशियल का अपन क्या माने, गोला माने, स्फीयर माने, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। तो इस कंडीशन में मैं अर्थ को मान सकता हूँ। क्लियर है। अगला देखो, किसी आवेशित संधारित्र, कोई भी चार्ज हमारे पास कैपेसिटर दे रखा है, उसकी एनर्जी किस रूप में और कहाँ संचित होती है, किस रूप में, किस फॉर्म में आपके पास एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित होती है, और ये विद्युत क्षेत्र के आयतन में संचित रहती है। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के आयतन में संचित रहती है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर और किस रूप में, किस रूप में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और कहाँ पर, तो आपके पास हो गया विद्युत क्षेत्र के आयतन में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, इन विच फॉर्म और वेयर इट स्टोर्ड। तो वेयर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। किसी संधारित्र पर नेट विद्युत आवेश कितना होता है। कोई भी चार्ज कैपेसिटर दे रखा है, उस चार्ज कैपेसिटर पर जैसे एक प्लेट दे रखी है पॉजिटिव, एक प्लेट दे रखी है नेगेटिव, एक पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू। अब ये पूछा नेट चार्ज। नेट चार्ज तो अपन जानते हैं, नेट चार्ज का मतलब है कुल चार्ज। तो कुल चार्ज हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू, टोटल बताओ कितना हो गया, 0। ओके, अगला देखो, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ बनने पर उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। मतलब अगर हम प्लेटों के बीच में, यदि हम प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंप्लीटली पूरी तरीके से भर दें, तो आपसे कह रहा है सी मीडियम की उपस्थिति में आपके पास कैपेसिटेंस 5 गुना हो जाता है, 5 टाइम्स हो जाता है। तो अपन जानते हैं CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C तो होता है। इसका मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यदि बात करें तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ कितना होगा, 5। यही चीज़ हमसे पूछा है। इसका परावैद्युतांक का मान कितना होगा, तो आंसर हमारे पास बताओ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है संधारित्र का मुख्य उपयोग क्या है। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द कैपेसिटर। तो अपन को पता है विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित करना, ये अपना उद्देश्य है। टू स्टोर मोर एनर्जी एंड मोर चार्ज, टू स्टोर द मोर एनर्जी एंड मोर चार्ज, किसी विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में संचित करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई थी। क्लियर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। ये प्लेट मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट मेरे पास नेगेटिव है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखी है। अब क्या कह रहा है ये, हमसे कह रहा है इसमें d/2 मोटाई की कोई धात्विक प्लेट, मतलब कंडक्टिंग प्लेट d/2 मोटाई में रख दी जाती है। ये देखो कंडक्टर प्लेट रख रहे हैं, ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर मटेरियल रख रहे हैं, और कंडक्टर के लिए या चालकों के लिए एप्सिलॉन आर धातुओं के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट। कितनी थिकनेस के अंदर रख रहे हैं, स्मॉल t इज इक्वल टू d/2। ओके, हमसे कह रहा है धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसको नहीं रखते हैं, मतलब वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, अगर केवल वायु उपस्थित होती है तब तो हमारे पास कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। अब धात्विक प्लेट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, धात्विक प्लेट की उपस्थिति में, और कैसे भर रखा, आंशिक, तो अपन पढ़ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट A/d माइनस टी प्लस T/एप्सिलॉन r। रखो वैल्यू इसमें, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/d माइनस टी की जगह d/2 प्लस d/2 अपॉन एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो पूरी टर्म जीरो में चलेगी। d माइनस t/2 कितना बचा, d/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ C डैश इज इक्वल टू, बोलो कितना, एप्सिलॉन नॉट A/d/2। 2 को ऊपर ले जाओ, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। इट मीन्स कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास कह रहा है 24 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, इसमें माइक्रो और लगा देना। और इसमें क्या दे रखा है, आवेशित 24 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब कोई कैपेसिटर दे रखा है C। क्वेश्चन नंबर 16, एक कैपेसिटर C इज इक्वल टू 24 माइक्रोफेरेड कर देना, इसको माइक्रो लगा लेना। अब क्या कह रहा है, इसको हमें क्या करना है, आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि प्लेटों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर आपके पास 500 वोल्ट हो जाए। क्लियर है। C की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है, तो इसको चार्ज करने में आपको ऐसे कह रहा है, ये आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, ठीक है, ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो हाफ CV², हाफ C की वैल्यू 24, 10⁻⁻⁶, और V हमारे पास 500 इसका होल स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर तो हमारे पास हो गया 25, और 2 से काटोगे ये हो गया 12 × 25, और 10 की पावर ये बचेगा -2। और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया 12 × आपके पास देखो 250 और 300 × 10 की पावर -2। इट मीन्स हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। आंसर आपके पास U इज इक्वल टू, बताओ कितने जूल आएगा, 3 जूल आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, ये वाला जो है ना आपके पास स्टोर्ड एनर्जी है, लेकिन यदि बैटरी के द्वारा कार्य पूछे, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य,
तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य, तो W इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, QB, और Q इज इक्वल टू अपन जानते क्या, CB, तो CB स्क्वायर। C की वैल्यू अगर मैं करूँ CV स्क्वायर, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो CB स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आ रहा है 3, और 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब ये 6 जूल आएगा। तो 24 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 500 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 6 जूल। क्लियर। तो अगर मान के चलो इसमें स्टोर्ड एनर्जी की यदि बात करता है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैंने दोनों क्वेश्चन एक में ही समझा दिए। अगर स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो 3 जूल, और अगर वर्क डन पूछे तो कितना होगा, 6 जूल होगा। ओके, अगला देखो, यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दे रखे हैं, इनसे अधिक धारिता कैसे प्राप्त करोगे, कैपेसिटेंस मुझे ज़्यादा गेन करनी है तो इसको पैरेलल में मैं जोड़ दूंगा। ओके, अगला देखो, 2 माइक्रोफेरेड वाले 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी, निकाल लो। 1/Ceq इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, उल्टा करोगे 2/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 माइक्रोफेरेड। सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं ना, 1 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि तेल का परावैद्युतांक 2 दे रखा है, तो इसका मतलब डबल हो जाएगा, 2 दे रखा है, क्योंकि अपन जानते C डैश या C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C होता है, तो एप्सिलॉन R कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो हमारे पास दे रखा है वृत्ताकार समांतर प्लेट, मतलब हमारे पास समांतर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, लेकिन इसकी प्लेटें दे रखी है सर्कुलर, उसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल r, हवा भरी हुई है इसमें। ओके, अब ये कह रहा है यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल R त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर है तो प्लेटों के मध्य की दूरी क्या होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C, समांतर प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू C गोला, मतलब गोले की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों बराबर है, तो समांतर प्लेट की तो अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसकी जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, और इसकी रेडियस कैपिटल R ही दे रखी है, लेकिन ये प्लेट सर्कुलर दे रखी है, इसलिए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल d, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, पाई एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल आउट, स्मॉल डी को तो उधर ले जाओ, स्मॉल डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल R। क्लियर, R स्क्वायर अपॉन कितना, 4 कैपिटल R, ये हमारे पास आंसर होगा। स्टार लगा लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपके पास लघुरात्मक की बात करते हैं। देखो लघुरात्मक क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड आपके पास हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार लगा लो। क्या कह रहा है ये, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको B विभवांतर तक आवेशित किया जाता है बैटरी से, ये देखो प्लस माइनस B वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये, जब प्लेटों के मध्य वायु भरी होती है, अब संधारित्र को अपन या कैपेसिटर को बैटरी से अलग किए बिना, मतलब इसको अपन सेपरेट नहीं करते, और सेपरेट किए बिना अपन इसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया बिना हटाए,
तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें क्या परिवर्तन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर में, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में, धारिता पर, आवेश पर, ऊर्जा पर, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज देखो, मैंने बैटरी को अभी तक लगाया हुआ है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, B होगा। इसका मतलब पहला आंसर होगा विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बैटरी का विभवांतर B है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला अपन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू V अपॉन D, क्योंकि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस यदि D मानते हैं तो E इज इक्वल टू V अपॉन D होता है। जब B आपके पास नो चेंजेबल है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब E भी चेंज नहीं होगा। E रिमेन्स कांस्टेंट, E remains constant due to no change in इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगला देखो, धारिता, आपको जैसे इसमें भरोगे तो इसका मतलब माध्यम की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम, अपन जानते मीडियम की उपस्थिति में तो हमारे पास C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एप्सिलॉन R इंटू क्या हो जाता है, C हो जाता है। इसका मतलब इंक्रीज एप्सिलॉन R टाइम्स। ओके, अगला देखो, आवेश, आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार्ज Q इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, CB। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CB। अब C की जगह तो क्या हो गया बताओ, C डैश, C की जगह तो क्या हो गया, C डैश, और C डैश का मतलब एप्सिलॉन R टाइम्स हो गया। V तो कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज आपके पास कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R टाइम्स। तो अपन क्या बोलेंगे, वी नो डैट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन R टाइम्स, so charge will be एप्सिलॉन R टाइम्स। चार्ज भी आपके पास एप्सिलॉन R टाइम्स होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एनर्जी, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर। एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ CB स्क्वायर। ओके, अगर एनर्जी की बात करते हैं तो देखो, एनर्जी C की वैल्यू लिखो, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R C, और V तो आपके पास सेम है, इसका मतलब एनर्जी भी आपके पास एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन R टाइम्स, सो एनर्जी विल बी एप्सिलॉन R टाइम्स। जब ये आपके पास एप्सिलॉन R टाइम्स है, क्योंकि B तो कांस्टेंट है, इसलिए B पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एज इट इज रहेगा। अगला जो आपके पास पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्या कह रहा है कि यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर जैसे मान के चलो, पहले प्लस Q चार्ज था और इस पर माइनस Q चार्ज था। अब हम बैटरी को हटा देते हैं और इसमें एप्सिलॉन R आपके पास परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देते। मतलब पहले तो बैटरी को नहीं हटाते थे, अब बैटरी को हमने हटा दिया। अब एक चीज़ बताओ, जैसे ही बैटरी को हटाओगे तो पहले इस पर चार्ज था प्लस Q और इस पर क्या था, माइनस Q। इसका मतलब प्लेटों का पर जो चार्ज आपके पास रहेगा, आवेश, वो तो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलगित निकाय की तरह। तो अपन पहला आंसर क्या लेंगे, बैटरी को हटाने पर, बैटरी को हटाने पर
ठीक है ना, बिल्कुल सिस्टम से। बैटरी को हटाने पर क्या होगा? बैटरी को हटाने पर संधारित्र विलगित निकाय की भांति व्यवहार करेगा, या संधारित्र विलगित निकाय होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अतः आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, अर्थात आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा। आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अपन क्या बोलेंगे? When we remove the battery from the capacitor, then capacitor behave as a isolated system, so charge will conserve so that a value of charge remains constant. ठीक है, या there is no change in the value of charge. अब चार्ज की वैल्यू यदि सेम रहती है, कैपेसिटेंस तो वही, कोई बैटरी हटाओ चाहे नहीं हटाओ, हमने तो कहा था अगर परावैद्युत पदार्थ को भर देते हमेशा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? एप्सिलॉन आर टाइम्स। अगर धारिता की बात करें, धारिता सी डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है, कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन आर टाइम्स। ओके, अगला पार्ट, चार्ज की बात हो गई, कैपेसिटेंस की बात हो गई, तो एक चीज बताओ, वी नो डेट क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बी होता है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बी। तो वी इज इक्वल टू बोलो क्या होता है? क्यू अपॉन सी। अब क्यू तो सेम है, सी लेकिन एप्सिलॉन आर हो गया, तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड करोगे, इसका मतलब नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर सी, इसका मतलब V अपॉन एप्सिलॉन आर। तो पोटेंशियल कितने टाइम्स हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। पोटेंशियल विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू बोलो क्या होता है? V अपॉन डी। अब जब V की वैल्यू V अपॉन एप्सिलॉन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। तो अपन क्या बोलेंगे? V इज इक्वल टू V अपॉन एप्सिलॉन आर, सो E डैश इज इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये भी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। और नेक्स्ट अपन एनर्जी की बात करते हैं, U इज इक्वल टू बोलो क्या होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। नई एनर्जी निकालते हैं, U डैश हाफ, C की जगह C डैश, V की जगह V डैश, हाफ C डैश की जगह एप्सिलॉन आर इंटू सी, और इसकी जगह रखेंगे V अपॉन एप्सिलॉन आर, इसका होल स्क्वायर। एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर, एक एप्सिलॉन आर से एक एप्सिलॉन आर कैंसिल आउट, इसको लिख सकते हैं हाफ सी बी स्क्वायर एप्सिलॉन आर। सो वी कैन राइट इट U डैश इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? U। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स। और ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये 5th पोर्शन आपके पास ऑब्जेक्टिव का 11 क्वेश्चन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव के 11 क्वेश्चन में अपन ने निकाला है कि यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर दे तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? तो एनर्जी आपके पास 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखना, बैटरी लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और यदि मान के चलो बैटरी को हटा देते हो तो चार्ज की वैल्यू कंजर्व रहेगी। अगर चार्ज सेम रहता है देन रिमेनिंग क्वांटिटी निकाल दो। ऐसे इसके अंदर V को लेके अपन सारी क्वांटिटीज को निकाल देंगे। बस इन दोनों क्वेश्चनों पे स्टार लगा लेना, भले ऊपर स्टार लगा के लिख लो। बैटरी जुड़ी रहती है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। बैटरी को हटा दिया जाता है तो इस कंडीशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्लियर है बच्चों? ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11,
हमारे पास एक गोलीय चालक दे रखा है, उसमें आवेश की मात्रा को 3 गुना कर दिया जाता है। गोलीय चालक, ठीक है ना, उस पर आवेश की मात्रा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? गोले की धारिता स्फीयर की होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब चार्ज को 3 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, 6 गुना कर दो, इसका मतलब आपके पास चार्ज की वैल्यू चेंज करने पर कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज पर निर्भर नहीं करती। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज, सो कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज या देयर इज नो इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 2 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर दे रखा है, जब इसमें एयर है, और जब अपन अब्रक भर देते हैं, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस मतलब मीडियम की उपस्थिति में ये हो जाती है 5 माइक्रोफेरेड। तो हम लोगों से इसका परावैद्युतांक पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है एप्सिलॉन आर सी। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये 2 आवेशित चालक दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है R1 R2, कैपेसिटेंस दे रखा है C1 C2, चार्ज दे रखा है Q1 Q2, पोटेंशियल दे रखा है V1 V2, और अपन क्या करते हैं, इसे नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ देते हैं। तो चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको मैंने लास्ट टॉपिक बताया था, 2 कंडक्टरों को जब जोड़ा जाता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ओवेनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, और कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद पहले कैपेसिटर के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, दूसरे में कितना चेंज हुआ, और वो निकाल के अपन अपॉन करेंगे। यहीं पे आपकी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इससे आगे मैंने एनर्जी लॉस बताया, तो आपको जितना पूछा जाए, जैसे यहाँ पे केवल इनका रेशो पूछा है तो यहीं पर आपके पास खत्म हो गया। एनर्जी लॉस पूछा है तो एनर्जी लॉस तो अपन ने निकाली है, ध्यान है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और B1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर एनर्जी लॉस पूछे तो ये वाला फॉर्मूला निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो पूछे तो ये फॉर्मूला आपको निकालना है। बाकी रिमेनिंग ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं कराया है। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अगर किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासेज में हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।